सुनील सिंह स्वयं भी कई बार सोशल मीडिया के द्वारा सरकार और सरकार के मुखिया पर भद्दी भद्दी बातें कही, जिसको कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं एक चंद्रवंशी समाज का अति पिछड़ा का बेटा हूं और मैं 110 जातियों को सवालों को उठा रहा हूं, तो सरकार को कहीं ना कहीं आया सरकार के मुखिया को कहीं ना कहीं किरकिरी लग रहा था। पार्टी को समझ में रखना है कि 110 जाति को उसको लाभ लेना था कि वो 3 जातियों के साथ खड़ा होना था। तब पार्टी आगे न कल चल के पछताएगी, क्या करेगी नहीं करेगी वो तो पार्टी जाने। लेकिन मैं जिस तरह से प्रजातंत्र के नियमों की गला घोटी गई, उस आधार पर मैं न्यायालय में भी जाऊंगा। लेकिन अभी तो वह नोटिस ही मुझे नहीं आना चाहिए था, नोटिस आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मामला यहाँ से नहीं है कि मैं दल के विरुद्ध में बात कर रहा हूँ। उस लड़ाई को उठाने के लिए मुझे अगर कसूरवार माना गया है, ये सज़ा दी गई है, तो ऐसा सज़ा मैं आगे से एक बार नहीं 100 बार भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। कार्रवाई में क्या लगता है कि पार्टी के किसी नेता का इसमें हाथ है? अब पार्टी के नेता इसमें तो राजद के प्रमुख के बिना इसमें कैसे याचिका दायर की जाती? इसलिए राजद के प्रमुख हों या जनता दल यू के प्रमुख हों, ये दोनों लोगों की यहाँ गठबंधन की जो सरकार थी उसमें ये 2-2.5 महीना पहले से ये कार्यक्रम चल रहा था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, आज बिहार विधान परिषद से रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। क्या कुछ समस्या आई, क्या कुछ दिक्कत हुई, क्यों सदस्यता खत्म कर रही, तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सर, क्या ऐसा कर दिए जो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी गई? देखिए, सदस्यता की सवाल के नियम बने हुए हैं समाप्त करने के, और वो नियम पर तो अभी बात ही नहीं आई थी। अभी तो जो याचिका दायर की गई थी मेरे विरुद्ध, उस याचिका में ही बहुत सारी कमियां थी। यानी प्रॉपर फॉर्मेट है उसका बना हुआ, उसको एफिडेविट होना चाहिए, उसको सीईसी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं थी। तब प्रथम दृष्टया वह जो याचिका थी अपूर्ण थी। तब मैंने सभापति को या मेरे वकील के माध्यम से कहा गया कि याचिका अपूर्ण है, इसलिए इसको डिसमिस किया जाए। फिर दूसरी बात आती कि सदस्यों को सदन से सदस्यता समाप्त करने का जो 10th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम है, उसमें स्पष्ट रूप से 3 बातों का उल्लेख है। उस 3 बातों में पहला बात है कि आप व्हीप का उल्लंघन किए हो। तो व्हीप तो अपर हाउस में यूजुअली जारी भी नहीं होते, लेकिन उसका उल्लंघन का सवाल नहीं था। दूसरी बात थी कि आप वोटिंग में दल के विरुद्ध वोटिंग किए हो, वोटिंग का भी सवाल नहीं था। तीसरी है कि स्वेच्छा से आपने दल का परित्याग कर दिया और दूसरे दल में शामिल हो गए हो। तो स्वेच्छा से भी मैं दल का परित्याग नहीं किया और अभी तक दूसरे दल में शामिल नहीं हुआ। अब रही एक बात और इसमें ऐड हो गई है कि अगर सदन से बाहर सदस्य कोई बात सरकार के विरुद्ध भी बोलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। इस पर कई बार नियमन, अभी लेटेस्ट नियमन है 18 अप्रैल 1991 का गुलाम सरवर जी के केस में। इसके पहले लोकसभा का बलराम झा खड़का, रवि राय का कई नियमन है, तो वह सब बात भी। तो अभी तो 10th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिसक्वालिफिकेशन पर चर्चा होती तब ये सब सवाल उठते हैं। लेकिन अभी तो वह नोटिस ही मुझे नहीं आना चाहिए था, नोटिस आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मामला यहाँ से नहीं है कि मैं दल के विरुद्ध में बात कर रहा हूँ। अगर दल के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध की बात आती तो आपने देखा होगा कि इसी बिहार में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी, जो वर्तमान में विधायक हैं, सरकार के और सरकार के मुखिया के विरुद्ध कितनी बार मुखालफत की, विरोध किया। सुनील सिंह स्वयं भी कई बार सोशल मीडिया के द्वारा सरकार और सरकार के मुखिया पर भद्दी भद्दी बातें कही, जिसको कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं एक चंद्रवंशी समाज का अति पिछड़ा का बेटा हूं और मैं 110 जातियों को सवालों को उठा रहा हूं, तो सरकार को कहीं ना कहीं आया सरकार के मुखिया को कहीं ना कहीं किरकिरी लग रहा था। और 110 जाति का सवाल इसलिए है कि 2015 में हम तो जो आज 110 जाति है, जिसको तथाकथित अति पिछड़ा कहते हैं, तो अति पिछड़ों का अगर वास्तव में कोई रहनुमा था जो पहली बार इस पर कृपा किया, उसका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। 1978 में उन्होंने कृपापूर्वक इन जातियों को कोटा सिस्टम आरक्षण लागू किया बिहार के अंदर।
और इसके लिए आज देश नहीं दुनिया में इनका नाम हो रहा है कि हिंदुस्तान में इवन कि साउथ दक्षिण बिहार के लोग भी आज ये महसूस करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार कोटा आरक्षण यानी आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण करके सवाल उठाया था। इसको लेकर के कर्पूरी ठाकुर की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी। और सच माने में मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का ही आदर्श मान करके राजनीति करता हूँ। जी, 110 ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनका आपने आवाज़ उठाना उचित समझा, लेकिन पार्टी को ये सही नहीं लगा आपका कहना। लेकिन अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? अब तो पार्टी को समझ में रखना है कि 110 जाति को उसको लाभ लेना था कि वो 3 जातियों के साथ खड़ा होना था। तब पार्टी आगे न कल चल के पछताएगी, क्या करेगी नहीं करेगी वो तो पार्टी जाने। लेकिन मैं जिस तरह से प्रजातंत्र के नियमों की गला घोटी गई उस आधार पर मैं न्यायालय में भी जाऊंगा। दूसरी बात है कि जो जाति के सवालों को मैं 110 जाति के सवालों को उठा रहा था मुखर होकर के उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक और जनता की अदालत में रोड पर भी, उन सवालों को और मुखर होकर के आगे भी मेरा योजना है 28 फरवरी को बिहार विधानसभा का घेराव करूंगा। ये आज मैं सदस्यता से हटने के बाद नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से मेरा प्रायोजित कार्यक्रम है कि 28 फरवरी को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। तो मेरी जो लड़ाई है अंतिम परिणति तक जारी रहेगा। और अगर उस लड़ाई को उठाने के लिए मुझे अगर कसूरवार माना गया है, ये सज़ा दी गई है, तो ऐसा सज़ा मैं आगे से एक बार नहीं 100 बार भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उससे कदम पीछे नहीं हटाऊँगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। क्या इस तरह की कार्रवाई में क्या लगता है कि पार्टी के किसी नेता का इसमें हाथ है? अब पार्टी के नेता इसमें तो राजद के प्रमुख के बिना इसमें कैसे याचिका दायर की जाती? इसलिए राजद के प्रमुख हों या जनता दल यू के प्रमुख हों, ये दोनों लोगों की यहाँ गठबंधन की जो सरकार थी उसमें ये 2-2.5 महीना पहले से ये कार्यक्रम चल रहा था। उनका ये कुत्सित प्रयास है, उसका हम शिकार हुए हैं, न कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार जी थे साथ में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय आप पार्टी में थे। कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? रोजगार की जहाँ तक तेजस्वी यादव जी बात करते हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है 17 महीने हमने जितना रोजगार दिया 17 वर्ष में इंडिया सरकार ने नहीं दी है। देखिए, रोजगार की जब बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। 18 वर्षों से शिक्षकों की रिक्तियां चली आ रही है। तो आपने 18 वर्षों तक रिक्तियों को जमा कर रहे थे और आज आप बहाल करके लोगों के सामने डुगडुगी पीटते हैं कि मैं 2 लाख सवा 2 लाख शिक्षक की नियुक्ति किया। तो उन 18 वर्षों में शिक्षक के अभाव में जो विद्यालय वंचित रह गए थे शिक्षक के बिना, जो नागरिक पढ़ नहीं पाए शिक्षक के अभाव में, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उससे भी ज़्यादा मैं सवाल उठाता हूँ कि आपने भूमि सुधार का 2006 में ही आपने 7 में आयोग बनाया, बंदोपाध्याय के नेतृत्व में भूमि सुधार आयोग, और उस आयोग का रिपोर्ट आज ठंडे बस्ते में नीतीश बाबू के अलमीरा में पड़ा हुआ है। लेकिन भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट आपको लागू करने से किसने रोका? अगर आज रिपोर्ट लागू कर दिए होते तो बिहार में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आज ज़मीन का फ़ायदा होता। जो सीलिंग एक्ट में आज करोड़ों ज़मीन पड़ी हुई है उसका आप बंटवारा कर दिए होते। दूसरी बात, आप सब लोग नारा लगाते हैं समाजवादी नेता होने के नाते कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबका शिक्षा एक समान। तो समान शिक्षा प्रणाली पर मुचकुंद दुबे आयोग का रिपोर्ट आज 13-14 वर्षों से उनके ठंडे बस्ते में पड़े हुए, इस आयोग को रिपोर्ट लागू करने से किसने रोका? तो इसलिए अगर सरकार के मुखिया सामाजिक न्याय के तथाकथित अपने को पुरोधा कहते हैं, तो इन सब सवालों को आप अगर समय रहते हल किए होते तो निश्चित रूप से आज 77 वर्षों के बाद भी एक बहुत बड़ी आबादी जो हाशिए पर है, मुख्य धारा से पीछे है, निचले पौधान पर है, वो आज स्थिति नहीं रहती। इसलिए अगर मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ तो नेताओं को नागवार गुजरता है कि मेरा 110 जातियों को सवालों को आंख में आंख मिला करके ये अति पिछड़ा वर्ग का बेटा, अति पिछड़ा वर्ग का नेता कैसे बात कर रहा है। लड़ाई यहाँ पर है। आखिरी सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव हो या आरजेडी हो, जिन्होंने आपको एमएलसी बनाया, क्या अब आगे आपके जो पीछे जो पोस्टर बैनर लगा है आरजेडी का वो, और जो साइड में पड़ा हुआ है लालू प्रसाद यादव जी का जो फोटो है, क्या वो आपके साथ रहेंगे? अब आप पार्टी में रहेंगे? ये पोस्टर कब तक लगा रहेगा? आप पार्टी में रहेंगे या कुछ अगला स्टेप उठाएंगे? ये तो मैंने कहा ना कि मैंने ना दल छोड़ा ना,
दल जो छुड़वाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो दल से निकाल रहे हैं, जो सदस्यता से निकाल रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। मैं तो अपने से नहीं छोड़ा, इसलिए अभी भी मेरा पोस्टर लगा हुआ था तो लगा हुआ है। लेकिन अब जो है जनता जिसकी सवाल मैं उठा रहा हूँ उसके बीच में जाऊँगा, उसके जो निर्णय होंगे उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा वहाँ तक मैं जाऊँगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट दल नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट दल में किसी दल ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा है न्याय और 110 जातियों का न्याय। अगर एनडीए की तरफ से आपको ऑफर आता है, अगर बुलावा आता है तो आप जाएंगे? वो मेरा दृष्टिकोण ही अभी नहीं है। जी। वो तो पहले आरोप लगाते थे लोग कि भाजपा के एजेंट हैं, और आज मैं जब विधानसभा मार्च की तैयारी कर रहा हूँ तो भाजपा भी उस सरकार में है, तो भाजपा का मैं विरुद्ध भी हूँ। तब मैं तो कह रहा हूँ कि सामाजिक मुद्दे पर जो अपनी लड़ाई लड़ा हूँ वो लड़ाई को जारी रखूँगा, उसका परिणति चाहे जो हो, लेकिन उस परिणति तक मैं इस लड़ाई को ले जाऊँगा। उससे मैं बीच में विश्राम करने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 110 जातियों की आवाज़ हम हमेशा से उठाते रहे हैं, उनकी आवाज़ बन करके हमेशा से हम हर मुद्दे जो उनके हैं उन्हें उजागर करने का काम किया, लेकिन आज परिणाम हमें ये मिला है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। इस पर में इतना ही, आगे खबरों को देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।